गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका गणित क्लास में देवानंदन। और आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना एसएसटी का पेपर जो आने वाला है और कल इसका पेपर होगा। तो इसमें सबसे बात करते हैं दीर्घ क्वेश्चन होगी जो आएंगी, यहीं से आपको दीर्घ मिल जाएंगे इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। जैसे इतिहास, आप पहले इतिहास से कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं सबसे पहले, तो इसमें आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसके कारणों की समीक्षा कीजिए। नंबर 2, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। यानी जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें 3 नेताओं की क्या भूमिका रही थी, उन 3 नेताओं के नाम पूछ सकता है। या पूछ सकता है इटली में एकीकरण में महत्वपूर्ण मैथ्सनी, तुम्हारा काबूर तथा गैरीवाल्डी की क्या भूमिका रही थी बताइए। ठीक है। तो अगला प्रश्न है जो असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के कार्य बताइए। यानी जो असहयोग आंदोलन था ये प्रारंभ क्यों किया गया था और आंदोलनकारियों के जो कार्य थे वो क्या थे उनको बताना है। अगला प्रश्न जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। यानी इसमें कहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। आप कोई से भी 3 आंदोलनों का वर्णन कर सकते हैं। या आपको पूछ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सवर्ण आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यह आपको पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया और इसकी 3 कारण क्या रहे थे उनको समझाना है। अगला है कॉर्न लॉ से क्या आशय है। यानी कॉर्न लॉ, जो कॉर्न लॉ था जो मक्का से संबंधित एक कानून था उसके बारे में जो क्यों अपन लाया गया और इसका प्रभाव क्या पड़ा उसको मैं बताना है। अगला प्रश्न महाबंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी पूछेगा कि महाबंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। यानी जो महाबंदी आई थी उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी यानी इंडियन इकोनॉमिक्स थी उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा था उसके बारे में हमें बताना है। तो इतिहास से बनने वाले ये कम से कम इन प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे और यहीं से आपको मिलने वाले शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले। अब बात करते हैं भूगोल से आने वाले क्वेश्चंस। अब भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और बन सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ से काली मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा। तो इनके बारे में तो आपको क्या करना है, संक्षेप में वर्णन करना है, यानी इसको लॉन्ग तरीके से उसको बताना है। अगला प्रश्न जो आएगा भारत में मिट्टी के प्रकार पर निबंध लिखिए और इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में मिट्टी के प्रकार पर एक निबंध लिखिए। या दूसरी तरीके से प्रश्न पूछेगा कि किन्हीं यानी भारत में मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टियों की विवेचना कीजिए। या तो यहाँ पूछ लेगा किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टियों की विवेचना कीजिए, या पूछेगा कि मिट्टी पर एक निबंध लिखिए। तो निबंध भी आपको वही लिखना है और वही उसमें आपको क्या कर देना है, 3 मिट्टी पूछेगा तो उसमें 3 मिट्टियों के बारे में बता देना है। फिर अगला प्रश्न है वो आएगा मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। यानी मृदा संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है और 2 कारण बताइए। या दूसरी तरीके से प्रश्न पूछेगा मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इसके कारण लिखिए। ठीक है। अगला प्रश्न कैसे पूछेगा कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। और या मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इसके 2 कारण लिखिए। अगला प्रश्न पूछेगा वनों के महत्व का वर्णन कीजिए और किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। या तो ऐसे पूछेगा वनों के महत्व का वर्णन कीजिए, या दूसरा प्रश्न पूछेगा वनों के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। या तो आपको 4 लाभ पूछेगा तो 4 लाभों का वर्णन कर देना है। अगर वनों के महत्व का वर्णन पूछेगा तो वनों के महत्व का वर्णन कर देना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो स्टार्ट हुई थी उनसे आप क्या समझते हैं, उनका वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। यानी हरित क्रांति से आप कहते हैं ये हरित क्रांति की जो स्टार्ट हुआ था वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, और हमारे भारत में जो स्टार्ट हुई थी वो उसके थे डॉक्टर स्वामी एस नाथन।
उन्होंने हरित क्रांति क्या की थी, स्टार्ट की थी। अब भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 4 सुझाव लिखिए और भारत में हरित क्रांति को किस प्रकार सफल बनाया गया उसको 4 कारणों के द्वारा समझाना है। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का वर्णन कीजिए। यानी यहाँ आपको बताना है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं उनका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। या अगला प्रश्न पूछा जाएगा, संचार सेवाओं का अर्थ तथा प्रकार बताइए। यानी जो संचार सेवाएं हैं उनका अर्थ क्या है और वो किस प्रकार के हैं उनके बारे में हमें पता करना है। तो जो ज्योग्राफी यानी भूगोल है, भूगोल से जो प्रश्न आएंगे वो 8 प्रश्न आएंगे और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है और ये मृदा संरक्षण वाला, वनों वाला और हरित क्रांति वाला और ये 7 वाला यानी भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के। तो ये 5 प्रश्नों पर ज़्यादा जी पूछे जा सकते हैं वैसे तो क्वेश्चन, और यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप पढ़ लें तो आपको ये प्रश्न कल जो आपका पेपर होगा उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका भूगोल। अगला पाठ है यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो सर पहला प्रश्न जो होगा, लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी होती है वो क्यों जरूरी होती है, कोई एक तर्क दीजिए। यानी अपना कोई भी एक मत देना है। अगला प्रश्न जो रहेगा, भारतीय संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था होती है वो व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षणों को हमें लिखना है। और शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, संघवाद क्या है, संघवाद को समझाइए, संघवाद का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में एक प्रश्न बनता है। और अगला जो प्रश्न रहेगा, सामाजिक भेदभाव से क्या आशय है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 परिणाम भी लिखिए या 2 उपाय भी लिखिए। यानी जो सामाजिक भेदभाव होता है वो क्या है, यानी उसका आशय क्या है और इसके कारण क्या है। यानी जो सामाजिक भेदभाव होता है इससे क्या कारण होते हैं, यानी उसे तथा इसको किस तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं, उनके कोई भी 2 हमें क्या बताने हैं, उपाय बताने हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं और 2 उदाहरण भी दीजिए। यानी जो सामाजिक विभाजन है वो किस तरीके से जो राजनीति यानी पॉलिटिक्स है उसको किस प्रकार से ये इफेक्टिव होते हैं यानी इसको प्रभावित करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, 2 उदाहरण बतानी है। तो 2 उदाहरण दे देने हैं। अगला जो प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभों को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी जो लोकतांत्रिक शासन होता है मतलब जनता द्वारा चुना गया शासन, उससे होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक क्या करना है, समझाना है। अगला प्रश्न जो रहेगा, लोकतांत्रिक शासन की 6 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ लोकतांत्रिक शासन है उससे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन 6 विशेषताओं को हमें क्या करना है, वर्णन करना है। फिर अगला जो प्रश्न होगा, लास्ट प्रश्न है आपका, कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी लोकतंत्र यानी जो लोगों यानी जनता द्वारा चुना गया जो राजतंत्र, उसको हम किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, यानी उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, समझाना है, उसे हम किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। तो नागरिक शास्त्र से जो प्रश्न बनने वाले हैं वो ये हैं और यहीं से आपको शॉर्ट प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से मिल जाएगा एक तो प्रश्न यहीं से मिलेगा, संघवाद क्या है, संघवाद के बारे में समझाइए। तो ये था आपका 3rd पार्ट यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र आपको ये वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लें। अगला जो पार्ट रहेगा आपका वो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, यानी ये आपका SST का 4था पार्ट है। अब 4थे पार्ट से जो प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखिए। यानी भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यानी जो बांटने वाली प्रणाली है उसकी 6 कमियां कौन कौन सी हैं, उन 6 कमियों के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। यानी हमें बताना है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय
में दोनों में क्या करना, अंतर बताना है, यानी राष्ट्रीय आय क्या होती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, उनमें अंतर बताना है। और विभिन्न देशों की तुलना में, विभिन्न देशों की तुलना में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन से बेहतर हैं, यानी उनके बारे में बताना है कौन सा देश इनमें से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों की तुलना संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, यानी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसके 3 क्षेत्रों की संक्षेप में हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। अगला प्रश्न है, ससंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो ससंगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, जो जहाँ श्रमिक क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनकी समस्या यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, उन प्रॉब्लमों को हमें क्या करना है, उनकी व्याख्या करनी है, उन्हें किन किन चीज़ों की समस्याएं हो रही हैं। विदेशी व्यापार के महत्व को समझाइए। यानी विदेशों में जो हम व्यापार कर रहे हैं उसका क्या महत्व, उनके इम्पोर्टेंस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न जो रहेगा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। यानी जो भारत में उपभोक्ता जो आंदोलन चलाए गए थे उनकी शुरुआत होने का क्या अर्थ था, क्या कारण था, उन कारणों को हमें बताना है। अगला प्रश्न जो होगा वो उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। अब जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जा रहा है और उनको उदाहरण देकर समझाना है। जैसे हम जाते हैं कहीं पर कुछ चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो कभी मापन में कमी कर देते हैं, ठीक है, कभी किसी में कमी कर देते हैं। तो जो कमी होती है तो उपभोक्ता के साथ क्या क्या शोषण हो रहा है, उन शोषणों को हमें बताना है और एक उदाहरण देकर हमें समझा देना है। तो ये आपके अर्थशास्त्र बनने वाले जो प्रश्न थे वो ये, और यहीं से आपको शॉर्ट प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये था आपके SST का पूरा निचोड़, जो कल पेपर होने वाला है उसके बारे में। आज जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे लगभग 28 या 27 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, ऑल क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको दीर्घमय में क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको शॉर्ट भी प्रश्न मिल जाएंगे। फिर आपका मैप बनने वाला है, आप मैप भर ही लोगे तो मैप भर लेना, तो कम से कम 4 या 5 नंबर का मैप आएगा। तो एक तो तुम्हारा इतिहास में आता और एक तुम्हारा आएगा उस जो भूगोल में आएगा। तो 2 मैप भरने के लिए आएंगे, दोनों मैप आप आराम से भर लेंगे। तो आपको मैप वाला, और ये आपके प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें और पढ़ लें, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।